नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में चुनाव के बाद से जो स्थितियां चल रही है उसमें एक एक घंटा विपक्षी पार्टी के नेताओं के लिए महंगा पड़ रहा है और हर रोज ये बेइज्जत होकर सदन से भी बाहर निकलते हैं और महाराष्ट्र के अंदर भी घूमते नजर आते हैं। शरद पवार एक बुजुर्ग नेता हैं, लेकिन बुढ़ापे में उन्हें बेइज्जत होने में आजकल मजा आने लगा है। हर रोज ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो कि महाराष्ट्र की राजनीति के इतिहास में नहीं हुआ है और इसी के कारण देवेंद्र फडणवीस ने भी लगातार उनको बेइज्जत करना शुरू कर दिया है। जब ईवीएम का विवाद आया तो उसमें अब शरद पवार सामने आ रहे हैं। यही शरद पवार जिन्होंने पहले कहा था चुनाव परिणाम आने के बाद कि नहीं, ये कांग्रेस है, कांग्रेस का मुद्दा है, ये ईवीएम से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर तो जीत महायुति की इसलिए हुई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को बताया बटोगे तो कटोगे। यहां भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को एक मैसेज दिया एकजुटता का और हिंदू एकजुट हुए, जिसके कारण हमारा सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन अचानक से इनको भी सूझी कि नहीं, हार कैसे स्वीकार करें। अगर हार स्वीकार करते हैं तो हमारे बचे हुए विधायक जो 10 जीत कर आए हैं वो भी हमारे साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको भी लगने लगेगा ये तो संजोग था कि हम लोग जीत गए, अगली बार ये संजोग भी खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ शरद पवार के 10 विधायक धीरे धीरे करके या तो अजीत पवार के साथ जाएंगे या शिंदे या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। इसलिए शरद पवार ने कहना शुरू कर दिया, नहीं, ये ईवीएम के कारण ही हुआ है। और फिर वो चले गए बैलेट पेपर पर जहां मॉक ड्रिल हो रहा है, गांव वाले जहां पर इकट्ठा होकर शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता ड्रामा कर रहे हैं, वहां चले गए। लेकिन इससे भी ज्यादा ड्रामा विधानसभा में हो रहा है और शरद पवार को इसी ड्रामे के कारण देवेंद्र फडणवीस ने बेइज्जत कर दिया और कह दिया कि देखिए, आप एक बुजुर्ग नेता हैं, आप जो रिकॉर्ड बता रहे हैं ये रिकॉर्ड सही नहीं है। और आप देखिए कि ये रिकॉर्ड किस तरीके से लोकसभा चुनाव में आपके पक्ष में नहीं था। आप वोटों की संख्या की बात करते हो, सीटों की संख्या की बात करते हो, लेकिन वोटों की संख्या, वोट परसेंटेज और सीटों की संख्या में अंतर होता है। ये क्या शरद पवार इतने साल से राजनीति करते हुए नहीं जानते कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और चुनाव में प्रोपोर्शनल सिस्टम नहीं है, बल्कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। यानी कि जिस विधानसभा में या जिस लोकसभा में, जिस क्षेत्र के अंदर किसी पार्टी को अगर 2000 वोट भी ज्यादा मिलते हैं तो वो जीत हासिल करता है। ऐसा नहीं है कि पूरे महाराष्ट्र में आपको ज्यादा वोट मिला और सीट कम मिली, अजीत पवार से ज्यादा सीटें नहीं मिली क्योंकि आपको वोट ज्यादा मिला था, फिर भी आपकी सीटें कम हो गई। ये लोकसभा चुनाव में नहीं देख रहे थे। जब भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला वोटों की संख्या के आधार पर, लेकिन सीटें कम मिली और कांग्रेस 13 सीटें जीत कर लाई, आप भी 8 सीटें जीत कर लाए, जबकि आपका वोट भारतीय जनता पार्टी से आधी थी। लेकिन फिर भी उस समय आपको ईवीएम का ड्रामा सही नहीं दिखा और अब ईवीएम करना शुरू कर दिए हैं। इसलिए आप बुजुर्ग हैं, बड़े राजनीतिक अनुभव है और अगर ऐसे करेंगे तो फिर आगे आपकी छवि को लेकर हमें चिंता है। मतलब भिगो भिगो के मारना जिसको कहते हैं, वही फडणवीस ने किया। लेकिन दूसरी तरफ यही शरद पवार, उद्धव ठाकरे के बेटे आजकल आदित्य ठाकरे, जो महाराष्ट्र में राहुल गांधी की भूमिका में है, उद्धव ठाकरे की पार्टी को बर्बाद करने में यही संजय राउत और आदित्य ठाकरे की भूमिका है। वहां ड्रामा, एक दिन तक पूरा ड्रामा क्रिएट किया, हम लोग शपथ नहीं लेंगे, लेकिन शपथ नहीं लेंगे तो तुम्हारे विधायक ही भागने लगेंगे। ये उद्धव ठाकरे की पार्टी के 20 विधायक हैं, लेकिन 14 विधायक ऐसे हैं जो आज भी नाराज चल रहे हैं इस बात को लेकर कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे सही रास्ता नहीं अपना रहा। और इसलिए इन लोगों के अंदर एक खलबली मची है कि किसी तरीके से विरोध प्रदर्शन, हंगामा करके अपने लोगों को रोके रखें। और 24 घंटे में जब हेकड़ी निकल गई तो विधानसभा में शपथ लेने के लिए पहुंचे। और कॉन्स्पिरेसी देखिए
कि इन लोगों को पता है स्पीकर के पद का चुनाव होगा तो हम उसमें जीत नहीं सकते, जीत क्या उपस्थिति दर्ज कराना भी मुश्किल होगा। इन तीनों पार्टियों को मिलाकर केवल 46 विधायक हैं। तो ऐसे में स्पीकर के लिए जब नॉमिनेशन हुआ तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के राहुल नार्वेकर ने जब अपने दावा पेश किए तो ये लोग बैकफुट पर आ गए कि नहीं नहीं, स्पीकर के लिए नहीं, यहां तो हमारे पास संख्या ही नहीं है, तो हम उसके लिए उम्मीदवार कैसे खड़ा करें, अनअपोज्ड, बिना कोई अपोजिशन के हम सीधे तौर पर उनको मान लेते हैं। लेकिन ये देखिए दूसरे तरफ से कैसे कॉन्स्पिरेसी होती है, जैसे लोकसभा में इन लोगों ने किया था कि हमें क्या चाहिए, हमें डिप्टी स्पीकर का पोस्ट चाहिए। क्यों चाहिए? तुम्हारे पास 46 है और अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर दोनों का चुनाव होगा तो तुम्हारी पार्टियां मिलकर भी 46 वोट से क्या डिप्टी स्पीकर स्पीकर बना लेगा? तो फिर जब तुम सरकार के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, कोऑपरेट नहीं कर सकते, जब तुम इस हार और जीत को स्वीकार नहीं कर सकते कि महायुति की जीत हुई है और तुम्हारी हार हुई है, तो फिर तुम्हारे साथ कंप्रोमाइज किस बात का किया जाएगा? आदित्य ठाकरे की हेकड़ी निकल गई इस बात के लिए कि डिप्टी स्पीकर का डिमांड चाहिए। लेकिन हालांकि शरद पवार यूटर लेने में माहिर है और इसलिए उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि नेता प्रतिपक्ष या डिप्टी स्पीकर का पद हमारे लायक नहीं है, हमें हार मिली है तो हम मैनेज ही नहीं कर सकते, इसलिए हम इस पर दावा नहीं कर सकते। लेकिन ये आदित्य ठाकरे के दिमाग में चल रहा है, नहीं हमें तो कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा चाहिए, हमारे एक विधायक को कम से कम डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए ताकि हम अपनी पार्टी बचा कर रख सके। अगर पार्टी बचाने का शौक है, अगर ये लगता है कि आगे का राजनीतिक मूव हमें कैसे महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से आधार दे सकता है, तो फिर विचार बदलना चाहिए, तरीके बदलना चाहिए। ये हेकड़ी दिखाने से काम नहीं चलेगा कि रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं जा रहा है, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया फिर भी वही कॉन्स्पिरेसी करते नजर आ रहे हो, ऐसा नहीं चलने वाला है। यही स्थिति इनके साथ हुई और फिर आदित्य ठाकरे जो सोच रहे थे डिप्टी स्पीकर मिल जाए या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन मिल जाए विधानसभा के अंदर, ये तो संभव ही नहीं है। क्योंकि अगर ये लगता है कि हमारे पास यानी कि इन तीनों पार्टियों को मिलाकर अपोजिशन में 46 विधायक हैं और इन 46 विधायकों के बदौलत हम वहां पर नेता प्रतिपक्ष बन जाएंगे, तो फिर एक ही उपाय है, ये तीनों पार्टियां यानी कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी, ये तीन पार्टियां हैं। तीनों में से किसी के पास भी लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए लायक विधायक नहीं है, यानी कि 10% विधायकों की जरूरत होती है। 288 सदस्य हैं, यानी आपको 29 विधायकों की जरूरत होगी। अगर 29 विधायक किसी के पास नहीं है और चाहते हैं कि हमें नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आना है, तो फिर एक उपाय और है, आप तीन पार्टियां हो, तीनों मर्ज हो जाओ और तीनों अगर मिल जाओगे तो 46 हो जाएंगे, 20 उद्धव ठाकरे की पार्टी के, 16 कांग्रेस के और 10 शरद पवार की पार्टी के। अगर ये तीनों मिल जाएं तो 46 हो जाएगा, आपको लीडर ऑफ अपोजिशन का पद मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए मर्जर करना पड़ेगा, अलग अलग होके नहीं, क्योंकि सरकार बनाने के लिए गठबंधन की जरूरत होती है। अगर कोई चुनाव पूर्व गठबंधन करता है तो वैसी स्थिति में सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए सबके समर्थन की जरूरत पड़ती है और वहां गवर्नर ये मान लेते हैं कि ये फ्री पोल अलायंस जो है वो एक गठबंधन है, एक ही पार्टी मानकर चला जाए और इनको आगे ये मौका मिलना चाहिए कि सरकार बनाने के लिए दावा पेश कर सके। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अपोजिशन पार्टियां मिलकर ऐसा काम करे जैसा 2014 में लोकसभा में भी किसी को नहीं मिला था और कांग्रेस जिसके पास 44 विधायक सांसद थे वो भी चिल्ला रही थी, चीख रही थी, हमें लीडर ऑफ अपोजिशन का पद चाहिए, इन लोगों को सुविधाएं सारी चाहिए। अगर जीतकर सरकार नहीं बना पाए तो भी वैसी सुविधाएं चाहिए जिससे कि हमें मंत्री का दर्जा मिले, हमारे पास सरकारी खजाने से कुछ न कुछ मिलता रहे। लेकिन अगर कॉपरेट करने की बात होगी, हार स्वीकार करने की बात होगी, तो वहां पर हंगामा करेंगे। इसलिए 24 घंटे के अंदर आदित्य ठाकरे की हेकड़ी निकली, क्योंकि आदित्य ठाकरे के इसी रवैये के कारण ये मिलिंद नार्वेकर ने जो पोस्ट लिखा बाबरी मस्जिद को लेकर कि बाबरी मस्जिद पर बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि उसके विध्वंस में शिवसेना की भूमिका है, तो हमें वैसे शिव सैनिकों के लिए
गर्व है और उनके ऊपर हमें अभिमान गर्व करना चाहिए। तो इस बात को लेकर अघाड़ी में तानातानी शुरू हो गई। ये अबू आदमी कह रहा है कि उद्धव ठाकरे अगर रहेंगे तो हम अघाड़ी का हिस्सा नहीं रहेंगे। क्यों कह रहा है? और ये कह रहा है कि ऐसे में लोग सपोर्ट नहीं करेंगे हमें। लोग, ये लोग नहीं हैं, ये कौन है? ये मुस्लिम है। ये कहो सीधे तौर पर कि मुस्लिम सपोर्ट नहीं करेगा हमें अगर हम बाबरी मस्जिद पर ऐसे यू टर्न लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आदित्य ठाकरे सबसे ज्यादा परेशान लीडर हो चुका है। और अभी उद्धव ठाकरे के लिए यह मुश्किल हो चुका है कि अपने विधायक और सांसदों को बचाकर रखने के लिए आदित्य ठाकरे को फटकार लगाए, संजय राउत की हेकड़ी निकाले, बाहर निकाले इसे पार्टी से, या फिर अपने विधायकों को जोड़े रखे। अभी अघाड़ी की तो बात छोड़ दीजिए, उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर ही बाप बेटा के बीच भी मूक संग्राम चल रहा है। पार्टी के विधायक कह रहे हैं अघाड़ी छोड़ना है, संजय राउत और आदित्य ठाकरे कहते हैं नहीं अघाड़ी में ही रहो, अभी हमें भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है तो सबको एकजुट रहना पड़ेगा। ऐसी स्थिति हो चुकी है कि अब उद्धव ठाकरे की पार्टी हो या शरद पवार की एनसीपी, दोनों में संग्राम चल रहा है। कांग्रेस तो छटपटा रही है कि कब हमारे साथ खेला होगा, लेकिन इन दोनों पार्टियों के तो विधायक और सांसद ही इनका विरोध कर रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।